नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन आरसीसी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर टी बीम और फ्लैंज बीम। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द पोर्शन ऑफ द स्लैब विच इंटीग्रली विद द बीम टू रेजिस्ट लोड इज कॉल्ड फ्लैंज, वाइल द पोर्शन बिलो द फ्लैंज इज कॉल्ड वेब। ठीक है, वो पोर्शन स्लैब का जो कि इंटीग्रली इंटीग्रली बीम के साथ रहता है, लोड को रेजिस्ट करता है, उसको फ्लैंज बोलते हैं। जो कि और जबकि जो पोर्शन फ्लैंज के नीचे रहता है उसको वेब या कि रिब ऑफ द बीम बोलते हैं। ठीक है, तो टी बीम में जैसे ये टी बीम है, ये वेब होगा एंड ये फ्लैंज। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें टी बीम्स की तो क्या देख लेते हैं क्या क्या है। Since the beam is cast monolithically with the slab, the flange also take up compressive stress, which means it will resist the sagging movement acting on the beam. जैसा कि बीम को मोनोलिथिकली कास्ट किया जाता है, जैसे कि अपन ने पहले भी देखा स्लैब के साथ, तो जो फ्लैंज होता है वो भी उस वजह से जो फ्लैंज होता है वो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस लेता है, जिसका मतलब वो सैगिंग मूवमेंट जो कि बीम पे लग रहा होता है उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, ड्यू टू यूज ऑफ टी बीम्स इन केस ऑफ रूफिंग 40% कंक्रीट एंड 50% स्टील आर सेव्ड। टी बीम के यूज़ से रूफिंग के केस में 40% कंक्रीट और 50% स्टील को अपन सेव कर लेते हैं। ठीक है, टी बीम सेक्शन है मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। टी बीम सेक्शन का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो टी टी सेक्शन का वो क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इन रेक्टेंगुलर बीम इज टी सेक्शन। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है वो टी सेक्शन होता है। ठीक है, व्हेन स्पैन ऑफ रूफ स्लैब इज मोर देन 4 मीटर द प्रोविजन ऑफ टी बीम इज इकोनॉमिकल। जब रूफ स्लैब का स्पैन 4 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो टी बीम का प्रोविज़न इकोनॉमिकल साबित होता है। ठीक है, अब कुछ ये थे एडवांटेजेस टी बीम के, अब कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं टी बीम के। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन क्रॉस सेक्शन शियर स्ट्रेस इंक्रीजेस एट द जंक्शन ऑफ द वेब एंड फ्लैंज। क्रॉस सेक्शन चेंज होने की वजह से जो शियर स्ट्रेस है वो बढ़ता है जंक्शन पे, वेब और फ्लैंज के जंक्शन पे। ठीक है, सिंस द बीम स्लैब इज मोनोलिथिक इट बिकम्स वेरी वीक इन रेजिस्टिंग लेटरल शियर फोर्स। जैसा कि बीम स्लैब जो है वो मोनोलिथिक कास्ट किया जाता है तो ये बहुत ही वीक हो जाता है लेटरल शियर फोर्स को रेजिस्ट करने में। ठीक है, अब बात करते हैं, अपन ने जैसे देखा कि ये है फ्लेंज, टी टी सेक्शन की ये फ्लेंज है एंड दिस इज बेबियाकी रिबियाकी स्टेम। ठीक है, अब डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ टी बीम, सबसे पहले इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। मोनोलिथिक टी बीम के केस में जो डायमेंशन होगा मतलब इफेक्टिव विड्थ होगा फ्लेंज का, उसको कैसे निकालेंगे, बी एफ इजक्वल टू एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 टाइम्स ऑफ डी एफ। और दूसरी तरह से कैसे निकालते हैं, बी डब्ल्यू प्लस हाफ क्लियर स्पेसिंग। ठीक है, मतलब बी डब्ल्यू प्लस A/2 प्लस B/2 इनमें से जो मिनिमम होगा। ठीक है, एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। ठीक है, और पी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस हाफ हाफ ऑफ क्लियर स्पेसिंग बिटवीन देम। ठीक है, इनमें से जो मिनिमम होगा वो होगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इन मोनोलिथिक टी बीम। ठीक है, मोनोलिथिक एल बीम की बात करें तो बी एफ कितना हो जाएगा, एल नॉट बाई 12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ और बी डब्ल्यू प्लस D/2। ठीक है, मतलब क्लियर स्पेसिंग बिटवीन दैन बाई 2, इनमें से जो मिनिमम होगा। ये किस केस में है, मोनोलिथिक एल बीम में। ठीक है, तो याद रखना है। आइसोलेटेड टी बीम का केस है तो बी एफ कितना होगा, एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ठीक है, और दूसरा बी एफ इज इक्वल टू बी, इनमें से जो मिनिमम होगा वो आइसोलेटेड टी बीम के केस में होगा। आइसोलेटेड एल बीम के केस में क्या होगा, बी एफ इज इक्वल टू एल नॉट बाई 2 अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू एंड बी एफ इज इक्वल टू बी। ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा। ठीक है, तो टी बीम हो गया, एल बीम होगा। जो भी टी बीम में आएगा उसका आधा हो जाएगा, मतलब की काइंड ऑफ याद करने के लिए जैसे 0.5 एल नॉट हाफ टाइम्स हो जाएगा एल नॉट में। ठीक है, तो हाफ टाइम दिखे तो एल बीम का है और पूरा टी बीम का। ठीक है, ये याद करने के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, बी एफ क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, बी डब्ल्यू है विड्थ ऑफ वेब, डी एफ है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, बी है एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, एल नॉट है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट ऑफ द बीम। ठीक है, कंटिन्यूस बीम के लिए एल नॉट कितना होगा, 0.7 टाइम्स ऑफ एल इफेक्टिव
और एल नॉट क्या है, इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। डी एफ क्या है, थिकनेस या की डेप्थ ऑफ स्लैब। ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम की बात करें तो इट इज जनरली टेकन एज स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 20 लेते हैं ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम। जनरली जो ओवरऑल डेप्थ टी बीम की होती है वो कितना होती है, L/10 टू L/20 लिया जाता है, ठीक है। अब अलग अलग लोड्स के अनुसार देख लेते हैं ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ओके, तो टाइप ऑफ लोड्स की बात करें, अगर लाइट लोड है तो ओवरऑल डेप्थ जो होगा L/15 से L/20 तक जाएगा। मीडियम लोड्स में L/12 से L/15, हैवी लोड्स में L/10 से L/12, ठीक है। तो हैवी लोड से शुरू करें तो L/10 से L/12, मीडियम लोड L/12 से L/15, लाइट लोड L/15 से 20, ठीक है। तो 10 से 20 तक जाएगा हैवी लोड से लाइट लोड्स की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं बिड्थ ऑफ वेब की। Width of web is the width of beam supporting to the slab, ठीक है। Where T beam is supported on column, the width of web should not be less than width of column, ठीक है। टी बीम, जहाँ पे टी बीम सपोर्टेड है कॉलम से, वहाँ पे जो width ऑफ वेब होता है वो width ऑफ कॉलम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। द width ऑफ वेब कितनी होती है, 1/3 to 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल डेप्थ या कि डेप्थ ऑफ रिब, ठीक है। 1/3 to 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल डेप्थ ऑफ वेब D-DF। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट स्टील टी बीम्स में, ठीक है। मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कितना दिया जाता है स्टील में, 0.85 BW D/F/, ठीक है। F/, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट 0.04 BW इंटू D, ठीक है। ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट एज पर IS 456/2000 clause 23.1, total area of transfer reinforcement should not be less than 60% of main bars provided in the middle part of the slab, ठीक है। ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट, जो टोटल ट्रांसफर से रीइंफोर्समेंट होता है वो शुड नॉट बी लेस दैन या कि ग्रेटर दैन, इट शुड बी ग्रेटर दैन 60% ऑफ मेन बार्स, ठीक है, इन द मिडिल पार्ट ऑफ द स्लैब, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, मैक्सिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट एंड ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट इन केस ऑफ टी बीम्स, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव न्यूट्रल एक्सिस, या कि उसमें सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं। सबसे पहले एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। देयर में भी 3 पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विथ इन फ्लैंज। 3 पोजीशन हो सकती है न्यूट्रल एक्सिस की, विथ इन फ्लैंज, एट द फ्लैंज एंड वेब जंक्शन, एंड आउटसाइड ऑफ फ्लैंज और विथ इन रिब, ठीक है। तो विथ इन फ्लैंज एक न्यूट्रल एक्सिस हो सकता है, इसके एक न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के विथ इन हो सकता है, एक जंक्शन पे हो सकता है, एक आउटसाइड फ्लैंज के बाहर हो सकता है, ठीक है। पहला केस देखते हैं, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन द फ्लैंज सेक्शन, जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज सेक्शन में हो, ठीक है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेस देन DF। तो इसमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, BF इंटू XA²/2 इज इक्वल टू M इंटू AST D-XA, ठीक है। ये हैं चीज़ें, ये है D-XA/3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, लीवर आर्म, ये है लीवर आर्म, ये है से, ठीक है। ये है डेप्थ ऑफ फ्लैंज सेक्शन DF, ठीक है। फिर देखते हैं व्हेन न्यूट्रल एक्सिस वेब सेक्शन पे हो, XA ग्रेटर देन DF, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज सेक्शन है, इस टाइम पे XA जो था वो DF से छोटा था। अब अगर यहाँ पे है तो XA जो होगा वो DF से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब न्यूट्रल एक्सिस वेब सेक्शन पे होगा। उसमें कैसे निकालेंगे, BF इंटू DF XA माइनस DF/2 इज इक्वल टू M इंटू AST D-XA, ठीक है। तो ये हो गया। अब केस थर्ड क्या है, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज एट द बॉटम लाइन ऑफ फ्लैंज। केस थर्ड, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज एट द बॉटम लाइन ऑफ द फ्लैंज, जब XA इज इक्वल टू DF, मतलब जब जंक्शन पे हो न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे, B इफेक्टिव DF²/2 इज इक्वल टू MAST D-DF, या कि BF इंटू XA²/2 MAST D-XA, ठीक है। तब दोनों तरह से XA की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, DF और XA की। फिर आता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की बात कर लेते हैं, क्या होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। जैसे कि अपन ने पहले देखा था उसी तरह यहाँ भी निकलेगा, एक सेकंड, M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D, ठीक है। M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST
इंटू डी। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू एक्स एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो सेक्शन बैलेंस्ड होगा और उसमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बी एफ इंटू एक्स सी सिग्मा सी बी सी बी बाई टू बी एफ इंटू एक्स सी या कि एक्स से बी एफ इंटू एक्स अपॉन टू इंटू सिग्मा सी बी सी डी माइनस एक्स सी बाई थ्री विच इज़ लीवर आर्म। ठीक है, अगर एक्स से ग्रेटर देन एक्स सी होगा मतलब ओवर इनफोर्स सेक्शन में, तो बी एफ इंटू एक्स से सिग्मा सी बी सी बाई टू डी माइनस एक्स से बाई थ्री। ठीक है, अगर एक्स से लेस देन एक्स सी होगा तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स से बाई थ्री। ठीक है, अब नोट की बात करते हैं। इन द डिजाइनिंग ऑफ टी बीम रिवर्स और इनडायरेक्ट मेथड यूज, टी बीम के डिजाइनिंग पे रिवर्स या कि इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, द कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस एट द बॉटम एंड ऑफ द फ्लैंजेस, बॉटम एंड ऑफ द फ्लैंज में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना लगता है एक्स माइनस डी एफ एक्स इंटू सिग्मा सी बी। ठीक है, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाई इन द फ्लैंज देन टी बीम बिहेव एज रेक्टेंगुलर बीम। ठीक है, जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज बीम में लाई करेगा तब टी एज अ रेक्टेंगुलर बीम बिहेव करेगा ऑफ अ बिट्स इक्वल टू इट्स फ्लैंज, जिसकी बिट्स फ्लैंज के इक्वल होगी। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा रफ कर लें। द थिकनेस ऑफ फ्लैंज ऑफ टी बीम ऑफ अ रिप्ड स्लैब इज अज्यूम्ड एज थिकनेस ऑफ कंक्रीट टॉपिंग। जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है टी बीम की, थिकनेस ऑफ फ्लैंज ऑफ टी बीम ऑफ अ रिप्ड स्लैब के टी बीम की जो थिकनेस है, टी बीम के फ्लैंज की थिकनेस है उसको उसको क्या एज्यूम किया जाता है, थिकनेस ऑफ कंक्रीट टॉपिंग। ठीक है, जो रिब्ड स्लैब के टी बीम की फ्लैंज की थिकनेस है वो एज्यूम किया जाता है कंक्रीट टॉपिंग की जितनी थिकनेस है उसके बराबर। ठीक है, टी बीम इज कॉल्ड आइडियल एंड इकोनॉमिकल इफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी सेक्शन पासिंग थ्रू रिब। ठीक है, टी बीम आइडियल और इकोनॉमिकल तब माना जाता है जब न्यूट्रल एक्सिस टी सेक्शन का पास किया, कहाँ से पास करे, रिब से वेब से, मतलब वेब से जब न्यूट्रल एक्सिस पास करे तब टी बीम को इकोनॉमिकल माना जाता है, आइडियल और इकोनॉमिकल माना जाता है। ठीक है, टी बीम इज इकोनॉमिकल ओवर रेक्टेंगुलर बीम अपन देख चुके हैं। टी बीम reduce द कंक्रीट वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द बीम। ओके, if in a T beam the breadth of the web is equal to the breadth of the beam in tensile zone, तो टी बीम में जो रिब की ब्रेड्थ होती है वो किसके बराबर होती है, ब्रेड्थ ऑफ बीम के बराबर होती है टेंसाइल जोन में। ठीक है, अब बात करते हैं साइड फेस रिइंफोर्समेंट की। ठीक है, साइड फेस रिइंफोर्समेंट इन टी बीम। Okay, side face reinforcement is provided along the two faces of the beam section to take into consideration the crack width limitation and lateral buckling of the web in beam. Side face reinforcement दो फेस ऑफ द बीम्स, दो फेसेस बीम सेक्शन के दो फेसेस में प्रोवाइड किया जाता है ताकि क्रैक विड्थ की लिमिटेशन और लेटरल बकलिंग को अपन काउंटरएक्ट कर सकें। ठीक है, लेटरल बकलिंग ऑफ द वेब इन बीम में जो वेब में जो लेटरल बकलिंग होती है उसको काउंटरएक्ट कर सकें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 साइड फेस रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड की जाती है, पहला जब बीम में टॉर्जन लग रहा हो तब डेप्थ ऑफ बीम 450 से ज़्यादा होगी। ठीक है, और डेप्थ ऑफ बीम जब 750 से ज़्यादा होगी तब देन बीम में जब टॉर्जन नहीं लग रहा है। ठीक है, तब बीम डेप्थ ऑफ बीम को 750 mm से ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, जो टोटल एरिया ऑफ साइड फेस रीइंफोर्समेंट है वो 0.1% ऑफ वेब एरिया से कम नहीं होना चाहिए एंड इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ फेसेस। ठीक है, total area of side face reinforcement shall not be less than 0.1% of web area equally distributed on both faces। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग बात करें साइड फेस reinforcement की तो कितनी होगी, वेब थिकनेस एंड 300 mm, मतलब वेब की थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ वेब एंड 300 mm, इनमें से जो मिनिमम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिकल डेप्थ, इकोनॉमिकल इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया, अंडर रूट रेम अपॉन सिग्मा एस टी जे बी डब्ल्यू। ठीक है, आर क्या है, हो जाएगा आर टेंशन आर कंप्रेसर। ठीक है, आर टी क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर स्टील, आर सी है कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, जे है लीवर आर्म, एम है रेजिस्टिंग मूवमेंट, बी डब्ल्यू बिड्थ ऑफ वेब। ठीक है, अब बात करते हैं डबली रीइंफोर्स्ड टी बीम की। ठीक है, a T beam in which reinforcement steel bar are provided in compression and tensile zone is called doubly reinforced beam। वो टी बीम जिसमें reinforced कंक्रीट बीम टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में प्रोवाइड किया है उसको डबली reinforced टी बीम बोलते हैं। ठीक है, डबली reinforcing टी बीम इज नॉट इकोनॉमिकल बिकॉज स्ट्रेस प्रोड्यूस इन कंप्रेशन स्टील इज लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस। डबली reinforced टी बीम इकोनॉमिकल नहीं है क्योंकि जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है कंप्रेशन स्टील में वो कम होता है परमिसिबल स्ट्रेस के कंपेरिजन में। ठीक है, एनालिसिस करते हैं डबली टी बीम की। सबसे पहले एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा है डेप्थ ऑफ फ्लैंज बीम से
तो उसको कैसे निकाल लेंगे, बी इफेक्टिव डी एफ एक्स माइनस डी एफ बाई टू प्लस 1.5, ये चीज़ सेम है जो पहले था, बस डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट में सेम जैसे पहले ऐड होता था 1.5 एम माइनस वन इंटू ए एस सी एक्स माइनस डी डैश एम ए एस टी डी माइनस एक्स। अगर एक्स से लेस दैन डी एफ है, ठीक है, मतलब फ्लेंज सेक्शन में है, तब बी इफेक्टिव एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1.5 एम माइनस वन ए एस सी एक्स माइनस डी डैश एम ए एस टी डी माइनस एक्स। ओके, तो बस यही फ़र्क आएगा। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस उसी तरह निकालेंगे, एम इंटू सी ए अपॉन टी ए प्लस एम इंटू सी ए इंटू डी। ठीक है, अगर एक्स से लेस दैन एक्स सी है तो अपने पहले भी बात की तो अंडर इनफोर्स सेक्शन होगा, एक्स से इक्वल एक्स सी है तो बैलेंस इनफोर्स सेक्शन, एक्स से ग्रेटर एक्स सी है तो ओवर इनफोर्स सेक्शन। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी इफेक्टिव डी एफ सी ए प्लस सी ए डैश बाई टू इंटू जेड वन है लीवर आर्म 1.5 एम माइनस वन ए एस सी सिग्मा सी बी वन इंटू जेड टू। ठीक है, लीवर आर्म वन लीवर आर्म टू। ठीक है, ये इस तरह निकालेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ नोट है वो देख लेते हैं। एल बीम आर डिज़ाइन फॉर बेंडिंग मूवमेंट एंड टॉर्जनल मूवमेंट। जो एल बीम है वो डिज़ाइन की जाती है बेंडिंग मूवमेंट और टॉर्जनल मूवमेंट के लिए। ठीक है, फॉर एल बीम्स परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट इज टेकन है लेस दैन 30%। एल बीम में जो परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट के लेंगे उसको 30% घटा के लेंगे। ठीक है, बीम यूज फॉर डिज़ाइन ऑफ स्टेयर्स एंड लिफ्ट्स। ठीक है, एल बीम्स जो यूज़ किया जाता है वो स्टेयर और लिफ्ट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं टी बीम एल एस एम में नेचुरल नहीं न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस कितनी निकालेंगे 0.43 एक्स यू प्लस 0.57 एक्स यू। ठीक है, ये है न्यूट्रल एक्सिस अलग अलग जगह पे। वेट अ सेकेंड, ओके, तो सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस जब फ्लैंज पे है, न्यूट्रल एक्सिस जंक्शन पे है एंड न्यूट्रल एक्सिस वेब पे है। ठीक है, तीन केस बनते हैं। जब एक्स यू लेस दैन डी एफ मतलब न्यूट्रल एक्सिस जो है वो फ्लैंज पे है, ठीक है, तब स्ट्रेस डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, जब एक्स यू इक्वल टू डी एफ मतलब कि जब न्यूट्रल एक्सिस जंक्शन पे है एंड एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ जब न्यूट्रल एक्सिस वेब पे है। ठीक है, केस वन में व्हेन न्यूट्रल एक्सिस विद इन फ्लैंज, केस टू व्हेन न्यूट्रल एक्सिस एट द फ्लैंज एंड वेब जंक्शन, केस थ्री व्हेन न्यूट्रल एक्सिस आउटसाइड फ्लैंज और विद इन रिब। ठीक है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में कितना होगा 0.46 एफ सी के। डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेस स्टील में कितना होगा 0.87 एफ बाई। स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया कितना होगा 0.36 एफ सी के एक्स यू। ठीक है, 0.36 एफ सी के एक्स यू होगा स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कैसे निकालेंगे 0.87 एफ बाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, तो मतलब पॉइंट जो टेंसाइल साइड है और कंप्रेशन साइड है दोनों को इक्वल करके 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस टी। ठीक है, एक्स यू बाई डी लेस दैन एक्स यू मैक्स बाई डी क्या डिनोट करता है, सेक्शन इज अंडर रेनफोर्समेंट। ठीक है, एक्स यू लेस दैन एक्स यू मैक्स एंड सेक्शन इज अंडर रेनफोर्समेंट। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे 0.87 एफ बाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू। ये एल एस एम की कंडीशन पे है, इस तरह चीज़ें, ये सारी बातें हो रही थी डब्ल्यू एस एम की। ठीक है, एक्स यू इक्वल टू एक्स मैक्स सेक्शन इज बैलेंस्ड, एम यू लिम 0.36 एफ सी के बी एक्स यू मैक्स डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। ठीक है, ये मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स, सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो यही चीज़ डब्ल्यू एस एम में क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे बात हो रही थी, यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे बात होगी, है ना। अब बात करते हैं, एक नोट है, इन अ टी बीम इफ इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक फॉर कंक्रीट विथ यूनिफॉर्म स्ट्रेस 0.47 एफ सी के विल हैव डेप्थ ऑफ 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ। ठीक है, तो टी बीम में अगर इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक है कंक्रीट का जिसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेस 0.47 एफ सी के लग रहा है, तो उसकी जो डेप्थ होगी वो होगी 0.15 एक्स यू प्लस 0.6 डी एफ। ठीक है, व्हाइटनी थ्योरी के अनुसार जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक होती है फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ कंक्रीट बीम वो 0.537 डी तक होती है। ठीक है, एज पर व्हाइटनीस थ्योरी द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर अ बैलेंस सेक्शन ऑफ कंक्रीट बीम इज लिमिटेड टू 0.537 डी। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन की बात करें तो कैसे निकालेंगे, इट इज सिग्मा सी बाई बी डी स्क्वायर बाई 3। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा सी बाई क्या है, सिलेंडर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो अगर सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिया है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बैलेंस सेक्शन का बाई कैसे, सिग्मा सी बाई 3 बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टी बीम और एल बीम कंप्लीट होता है चैप्टर। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कॉलम्स एंड फुटिंग की। ओके, सो थैंक यू सो मच।